नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 20 लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो लगभग 10 से 12 बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बने हैं, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब के बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताऊंगा जो कि वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? बताइए, वेग है, द्रव्यमान है, त्वरण है या भार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका जड़त्व की माप है उसको कहते हैं आपका जो है, यहाँ पर देख लीजिए कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। यहाँ पर आपका सही हो जाता है। जैसे जड़त्व तो बताते हैं क्या है, जड़त्व जो है न्यूटन के जो है बल का नियम है। ये बल के 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन का, या तो इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्योंकि जड़त्व ऐसी वस्तु है, जब कोई पदार्थ विरामावस्था में रहता है तो विरामावस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई भार लगा के इसको जो है बगल न किया जाए। तो समझ जाइए कि जड़त्व ऐसी स्थिति है कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहती है। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस जो क्वेश्चन दिया गया है उसे रिलेटेड, जैसे वेग का है तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और भार जो है क्या होता है W बराबर mg। भार का मतलब होता है कि जैसे द्रव्यमान हो गया तो ये परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन भार क्या होता है, परिवर्तित होती है। तो द्रव्यमान भार में इतना अंतर है कि किसी वस्तु का जो है जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है, लेकिन भार जो है जी के मान पर ये बदलता रहता है। तो इसको याद रखिएगा, जिसको गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 किलो पृथ्वी पर है तो उसका चंद्रमा पर भार एक कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम, क्योंकि वहाँ पर 1/10 जो है 1/6 वो क्या है, कम है पृथ्वी के भार से। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, बताइए। अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष या चंद्रमास या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर चंद्रमास क्या है, ये प्रकाश वर्ष का मात्रक नहीं है या समय का मात्रक। तो अधिवर्ष और जो है चंद्रमास ये तो समय का मात्रक है, लेकिन आपका जो प्रकाश वर्ष है ये क्या है, ये दूरी का मात्रक। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चंद्रमास और अधिवर्ष ये समय के मात्रक हैं। याद रखिए, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और पास्कल भी क्या है, ये भी जो है पार्सेक, पास्कल तो दाब का मात्रक होता है, लेकिन पार्सेक भी क्या है, ये भी दूरी का मात्रक है, न कि समय का मात्रक। ऐसे कन्फ्यूजन एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन 10 से 12 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है। निम्न में से कौन सा सबसे कम प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? बताइए। कोयला, डीजल, हाइड्रोजन या कैरोसिन? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसको कहते हैं H2 परमाणु। ये क्या है, ये कि इकोलॉजी से संबंधित है, मतलब ये इको फ्रेंडली है। ऐसे जो है पर्यावरण को जो प्रदूषित नहीं करते हैं वस्तु, उसको कहते हैं इको फ्रेंडली। तो हाइड्रोजन आपका इको फ्रेंडली है, और भविष्य में इसको ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन गैस को। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं तो हाइड्रोजन गैस को याद रखिएगा। कोयला और डीजल ये सब, केरोसिन क्या है, ये सब जो है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। किसको, इसको कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। याद रखिएगा, कोयला, डीजल और केरोसिन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो पर्यावरण में जाके जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर बताइए। लिग्नाइट, पीट या बिटुमिनस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूरा कोयला होता है उसको जो है बिटुमिनस कोयला कहते हैं। कोयले के अगर प्रकार पूछा जाए तो 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा आपका लिग्नाइट, और तीसरा आपका बिटुमिनस, और चौथा आपका पीट होता है। इसमें सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग होती है 3 से 4%, और 97% इसमें कार्बन होता है। अन्य पदार्थ की मात्रा 3 से 4% होती है, और ये बिना धुएं के साथ जलता है। और इसमें अगर पूछा जाता है तो ये आपका जो है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा भंडार इसका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नवेली संयंत्र कहाँ पे है,
तमिलनाडु में बिटुमिनस कोयला कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस जैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और पीट कोयला की बात करते हैं तो ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग जो है 3 से 4% तक ही सीमित रहती है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि कौन सा पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल या प्रोटीन? तो करेक्ट आंसर आपका जो ईंधन का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। वसा में भी ऑक्सीजन की जो है सबसे ज़्यादा उसमें देता है मतलब ईंधन, लेकिन उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि ये तुरंत ऊर्जा दे देता है। और विटामिन, जल, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये पाचन आहार है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की मरम्मत करता है तथा शरीर की वृद्धि करता है। और प्रोटीन, जल और विटामिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कैप्सूल का आवरण बना होता है, बताइए किससे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारे कैप्सूल होते हैं इसके आवरण किसके बने होते हैं? अंडे के छिलके का, प्रोटीन का, स्टार्च का या सेलुलोज का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये स्टार्च के बने होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि संसार में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा जो पाया जाता है, तो आपका सेलुलोज बताएंगे। जो ये स्टार्च होती है, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किसमें जो है इकट्ठा करते हैं, तो स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं। सेल्यूलोज जो पत्ती पौधे जो होते हैं सब सेल्यूलोज के बने होते हैं। जो उसकी जड़ें होती हैं, जो उसके जो है तना होता है वो सेल्यूलोज के बना होता है, लेकिन जो उसमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं उसको स्टार्च के रूप में संचित करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च और सेल्यूलोज में तो अंतर क्या है? ये दोनों ही क्या है आपके, ये पॉली जो है सैकराइड है, इस याद रखिएगा, ये पॉली सैकराइड जो है। और इसमें जो है पूछा जाता है कि ये जो है स्टार्च और इसमें सेलुलोज में यही अंतर है। जब आपका कॉपर सल्फेट का विलयन स्टार्च में जाना जाता है और सेलुलोज में, स्टार्च का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है स्टार्च है। इसमें बात करते हैं अंडे के छिलके का, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, ये याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का ये बना होता है। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है कि ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं और जो जैसे अंगूर हो गया, फल हो गया, मौसम्बी हो गया, सेब हो गया, जो प्राकृतिक रूप से फल हैं उसमें क्या पाया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, इसमें जो है आपका फ्रक्टोज पाए जाते हैं। और सुक्रोज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, गन्ने में, इनको मीठी शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज की अगर बात करें तो ये भी जो है अनाजों में पाया जाता है, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, इसमें माल्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज तो जान ही रहे हैं आपकी, ये जो है मीठी शर्करा भी इसको कहते हैं ग्लूकोज को। और पूछा जाता है कि दूध में कौन सा पाया जाता है, तो ग्लैक्टोज कहाँ पर पाया जाता है, एक मीठी शर्करा होती है, ग्लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, दूध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, स्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विटामिन सी को स्कार्बिक अम्ल कहते हैं। साइट्रिक अम्ल और एक्जेलिक अम्ल ये सब क्या है, ये सब जो है इसमें खट्टा पदार्थ होता है। एक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में, ये नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, किसमें, साइट्रिक अम्ल। तो अगर बात करते हैं विटामिन ए की तो इसमें रेटिनाल है, और विटामिन बी को इसको थायमिन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफ्राल, विटामिन ए को कैल्सोफ्राल, और विटामिन के को कहते हैं यहाँ पर जिससे खून का जो है स्कंदन रुकता है बहुत, नेफ्थोक्विनोन इसको कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन के से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है कमी से, और इसको नेफ्थोक्विनोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, रक्त में स्पंदन का विटामिन क्रियाशील है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, बताइए विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई? तो ये में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो देखिए यहाँ विटामिन ई की जगह विटामिन के आप कर लीजिए, तो ये विटामिन के आपका हो जाएगा। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। रक्त का थक्का कितने मिनट बन जाता है, लगभग 3 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। इसमें कौन सी जो है प्रोटीन काम करती है, तो थ्रोम्बिन काम करती है, और आपका प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है, बताइए। आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, अलास्का के ऊपर है, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व के सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु पर है। यहीं पे जो है यहाँ पर ओजोन छिद्र किया गया है। ओजोन छिद्र होता कैसे है, जब पर्यावरण में ओजोन की कमी हो जाती है या वायुमंडल में, तब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं, तो इसी को कहते हैं कि ओजोन का छिद्र हो गया है। और अगला कुछ देखते हैं कि इसमें आर्कटिक महासागर क्या है, यह सबसे उत्तरी भाग है, और अलास्का क्या है, ये जो है अमेरिका का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, बताइए किस अनुच्छेद में। संविधान के अनुच्छेद 12 से 36, 13 से 36, 15 से 39 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो आपके 12 से 36 में है। किस भाग में, तो भाग 3 में आपके हैं। 12 से 36 आपका जो है मौलिक अधिकारों की बात करता है। याद रखिएगा पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार आपके 6 हो गए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 का है, इसको जो है जो आपका कहा गया संपत्ति का अधिकार, इसको वहाँ से निकाल कर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। क्यों, क्योंकि पहले मूल अधिकार थे, तो अब इसको बाध्य योग्य बना दिया गया, मतलब इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहले ऐसा था कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अच्छा, याद कैसे करेंगे किस संविधान संशोधन में किया गया है, तो देखिए 4 4 8 कर देंगे तो 8 लास्ट में हो जाएगा, ये इसका ट्रिक है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा संशोधन किया जाता है, तो 368। याद कर ली, ये सब क्वेश्चन 20 से 25 बार लगातार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं ये सब उसके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुच्छेद में, 368। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा पूछा गया है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिकता दी गई, तो अमेरिका के संविधान में दिया गया है। और इसमें शुरुआत कहाँ किया गया था, तो ब्रिटेन में किया गया था, याद रखिएगा। और भारत का जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो वो आपके जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपका मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य एक होता है, कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया। और जो प्रस्तावना हमारी है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है किस भाग में है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक मूल अधिकारों की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा पूछा गया है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बता। प्रकाश, रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश, रासायनिक धुआं। किसको, इसको ब्राउनी गति कहते हैं या टिंडल प्रभाव भी इसको कहते हैं। जब कोई जान लीजिए कि अगर प्रकाश कुछ छोटे से छेद से यहाँ पर आया तो छोटे छोटे धुआं के कण इसी तरह उड़ते रहते हैं, धूल के कण, तो उस और एक दूसरे स्थान से खिसकते रहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक धुआं। याद रखिएगा, इसको जो है ब्राउन एयर के नाम से, ब्राउनी गति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा पूछा था। भारत के बृहत्तम नदी कौन है, गोदावरी, गंगा, कृष्णा या महानदी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। यह उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से होते बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी कुल दूरी बताई रहे 2525 किलोमीटर है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 5 प्रयाग जो आपका जो है उत्तराखंड में बनता है, और एक प्रयाग जो आपका इलाहाबाद में बनता है, जिसको प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और ये गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा भी बनाती है। और ये जो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कहाँ पर है, गंगा नदी घाटी में स्थित है, याद रखिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी यहाँ पर, गोदावरी नदी मान ली है। ये दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। कृष्णा नदी पर ये भी जो है भारत की सर्वाधिक, इसकी भी 1400 किलोमीटर लगभग लंबाई है। महानदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये आप बताएं अमरकंटक से निकलती है, और उड़ीसा के तट पर यहाँ बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, बताइए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रे से ही प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, ये पाकिस्तान में स्थित है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से जितने भी विदेशी यहाँ आते थे, खैबर दर्रे के से द्वारा ही भारत में आक्रमण करने के लिए आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को
तो बताएंगे डूरंट रेखा अलग करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश से पूछा जाता है तो बांग्लादेश जो है भारत की सर्वाधिक सीमा साझा करती है 4096 किलोमीटर। ये लगभग 50 से 60 बार भूगोल के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पर कितने स्थान पर, दूसरे नंबर पर स्थित है और चीन पहले स्थान पर। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान जो हिमालय राज्य है और भारत की सीमा भूटान से निकलती है। भूटान में संकोशी नदी जो है यहाँ पर आती है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, बताइए। गेहूं, जौ, जूट और रेडसीड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट जो है यहाँ पर रबी की फसल नहीं है। बाकी जो है गेहूं, जौ और रेडसीड ये क्या है, ये आपके रबी की फसल। अच्छा बताइए रबी की फसल कब बोई जाती है, तो ये दिसंबर और जो है में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। एक होती है आपकी खरीफ की फसल, ये कब जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एक होती है जायद फल। जायद फल क्या होती है कि ये आपका पूरा मार्च अप्रैल में हो जाता है, जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। काटने का मतलब इसमें जैसे खीरा, ककड़ी इस तरह के जो है सब्जी होती हैं मौसमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, मयूर राक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो बताइए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड मयूराक्षी परियोजना से संबंधित है। मयूराक्षी जो है नदी है जो झारखंड के जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर जो है हुगली नदी में ये मिल जाती है। तो और ये इसमें जो है मयूराक्षी जो है परियोजना भी बनाई गई है। तो ये दो जो है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड इससे लाभान्वित हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा पूछा गया है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, बताइए पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और गुप्त काल को भारत का कला के दृष्टि से, साहित्य के दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसमें बात करते हैं कि महान कवि कालिदास हुए थे जो संस्कृत के सबसे महान कवि है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महानदी, चिनाब, कृष्णा या सतलज नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सलाल परियोजना आपका चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी कहाँ पर बहती है, ये पश्चिम जो है हिमाचल प्रदेश से होते जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में जो है ये कहाँ मिल जाती है, सतलज नदी में। ये आपका जो है सिंधु नदी आती है उसमें ये मिल जाती है। चिनाब नदी सभी नदियों का पानी लेकर जाती है। चिनाब नदी पर सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगली बिहार परियोजना आदि स्थित है। अगर इसमें बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। महानदी पे कौन सी परियोजना है, तो आपका जो है कहेंगे हीराकुंड महानदी पर स्थित है जो कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध परियोजना है। और इसमें बात करते हैं कृष्णा नदी पर, तो ये कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और नागार्जुन सागर भी कृष्णा नदी पर है। और बात करते हैं तो सतलज नदी पर, तो भाखड़ा नांगल बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय जो है बांध है। और इस पर जो है आप एक जो है यहाँ पर सतलज नदी पर जो है यहाँ पर जायक झाफड़ी भी स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो नदियों का जो है ये बांध है, उसका ट्रिक याद करने के लिए पहले कोई नदी बनाइए, फिर छोटे छोटे पार्ट में करके उस पर बांध बना के ऐसे आप अगर याद करेंगे तो सारे जो है बांध आपको याद हो जाएंगे और कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि किस नदी पे कौन सा बांध है। तो बांध वाला वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा तो हम उसको बना देंगे। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।